अच्छा, पिछली वीडियो तक हम जो है वो बेसिक केमिकल कोऑर्डिनेशन का पढ़ चुके हैं। अब वन बाय वन ग्लैंड्स को हम पढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड है सबसे पहले। पहले तो लोकेशन पढ़ेंगे। थायराइड की लोकेशन क्या होती है? बिलो लैरिंग्स। ये मैंने डायग्राम अटैच किया है। लैरिंग्स क्या होता है? इसको वॉइस बॉक्स का नाम भी देते हैं। ऊपर लैरिंग्स होता है, नीचे ट्रैकिया कंटिन्यू हो जाता है। तो जो लैरिंग्स है, ये आपके पास ये लैरिंग्स है। इसके नीचे देखें, ये आपको दिख रहा होगा, ये है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड के लोब्स होते हैं, ये राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, और दोनों लोब को बीच में एक चीज़ कनेक्ट कर रही है जिसको हम नाम देते हैं इस्थमस का। इस्थमस का, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये होता है इसके नीचे थायराइड के लैरिंग्स के नीचे आपको मिलेगा दो लोब्स हैं। उसके बाद हार्मोन्स कौन से हैं इसके अंदर? थायरोनिन्स है और कैल्सिटोनिन है। अब थायरोनिन्स के अंदर भी दो आते हैं। कौन से? एक होता है T3 और एक होता है T4। T3 का नाम होता है ट्राई आइडोथायरोनिन, जिसको थायरोक्सिन में दूसरा नाम देते हैं। T4 का नाम होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन, और इसको नाम T4 का दे रहे होते हैं। अब ट्राई क्यों है, टेट्रा क्यों है? ट्राई इसलिए इसके अंदर 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और टेट्रा इसलिए इसके अंदर 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। एक चीज़ ये है कि जो T3 है ये मोर पोटेंट होता है, मतलब क्या इसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और T4 जो है ये ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। दोनों के बारे में एक ही चीज़ याद रखनी है, T4 ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा और T3 का ज़्यादा इफेक्ट होगा। इसको पोटेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो हार्मोन्स हैं थायराइड के, ये ऑलवेज प्रोड्यूस इन लाइफ हैं, बट ये कब ज़्यादा होंगे? ये मेनली बात हो रही है थायरोनिन्स की, ठीक है। कैल्सिटोनिन को बस इसका फंक्शन थोड़ा सा देखते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं पढ़ते हम लोग। तो थायरोनिन्स की मेन बात हो रही है कि ऑलवेज प्रोड्यूस इन लाइफ होंगे, बट ज़्यादा इसके लेवल्स होंगे ग्रोथ के टाइम। अब सेक्शुअल मेचुरेशन मतलब क्या? जब बच्चा पैदा होता है तो मेल और फीमेल एक जैसे बच्चे दिख रहे होते हैं, बट विद टाइम मेल अलग दिखना शुरू हो जाता है, फीमेल अलग। तो जो मेल बन रहा है, फीमेल बन रहा है, इसके अंदर भी इसका रोल होता है। तो इस वजह से जब वो सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है उसमें भी इसका लेवल ज़्यादा होता है। उसके बाद स्ट्रेस सिचुएशन में, जैसे कोल्ड है, हीट है, उसमें भी इसका लेवल ज़्यादा होता है। अब क्यों होता है, मैं इसके हम फंक्शंस पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन ये वाला T3, इसका दूसरा नाम थायरोक्सिन है। ये कहाँ इफेक्ट करता है? ये इफेक्ट करता है बेजल मेटाबॉलिक रेट को। बेजल मेटाबॉलिक रेट है, सबसे पहले ये बताना चाहिए कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रेस्ट, मतलब क्या आप रेस्ट स्टेट में तब भी कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसको हम नाम देते हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट। और एनर्जी हमेशा जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी ली जाती है जो आप रेस्ट में, उसको हम नाम दे रहे हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? ग्रोथ में, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन के साथ इसका माइनर रोल है, ग्रोथ कराता है। उसके बाद ब्रेन सेल की डेवलपमेंट और ब्रेन सेल को भी ये मेंटेन करने में अपना रोल परफॉर्म करता है। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। देखिए, मेटामॉर्फोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एनिमल्स जो है अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जब शेप को चेंज करते रहेंगे उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और ये ज़्यादा एम्फीबियंस में होती है। और इसके और डिटेल जो है हम किंगडम एनिमेलिया जब पढ़ेंगे तो और इसकी डिटेल देख लेंगे, बट ये थोड़ा माइनर रोल है, मेन रोल इसके यहाँ तक है, ठीक है। अब इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ है। एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होंगी कि या तो ये हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, तो ऐसी चीज़ें। अगर इसके हाइपर सिक्रीशन हो, मतलब ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो थायराइड ग्लैंड के, तो उसे हम ग्रेव्स डिजीज़ का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे ग्रेव्स डिजीज़ के? कि एक्सोऑफ्थेल्मिक ग्वाइटर होगा, ठीक है। ऑफ्थेल्मिक का जहाँ वर्ड है उसका मतलब होता है आई से रिलेटेड। तो एक्सोऑफ्थेल्मिक ग्वाइटर मतलब आई जो है प्रोट्रूड आउट कर देंगे, जैसे डायग्राम में लगाया, आपको ऐसे लगेगा जैसे बंदा घूर रहा है। देखें इसकी आईज कितनी प्रोट्रूड आउट की हुई है, तो एक्सोऑफ्थेल्मिक ग्वाइटर इसमें होगा। उसके बाद बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। मैंने बताया है कि रेस्ट के टाइम पे एनर्जी को यूज़ करना, उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। और कार्डिक फेलियर हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा ये ग्रेव डिजीज़ कंटिन्यू रहे, उसको ट्रीट ना किया जाए, ठीक है। वैसे बहुत सी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ ऐसी होती है बॉडी की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, बॉडी के अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो ऑटोइम्यून डिजीज़ ये होती है, ठीक है। तो ये इसका मेन कॉज है। उसके बाद अगला है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्या है? कंजेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन, मतलब बच्चा पैदा हुआ, पैदाइश से ही थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी होगी। अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? क्या ये असर अंदाज करेगा हमारी बॉडी को कि फेलियर टू डेवलप नॉर्मली? मैंने बताया है कि इसका ग्रोथ में काम है, यहाँ देखा हमने, ठीक है। ग्रोथ में इसका काम है, तो जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, प्रॉपर नहीं होगी। उसके बाद फेल टू डेवलप सेक्सुअली, मतलब मेल और फीमेल जो बनने का मैंने बताया था कि यहाँ पर हमने ये पढ़ा है, सेक्सुअल मैच्योरेशन में भी इसका रोल है। तो जब ये हार्मोन की कमी होगी तो सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी मसला होगा। मेंटली रिटार्डेड, हमने ऊपर अभी देखा कि ये ब्रेन सेल पे भी एक्ट कर रहा है, तो वही चीज़ें जो फंक्शन है उसी को ऑपोजिट किया हुआ है, मेंटली रिटार्डेड है। उसके बाद ये दो चीज़ें अलग हैं। स्कैंटी हेयर्स, मतलब बालों की बहुत कमी होगी, बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और येलोइश स्किन होगी, ठीक है, जॉइंटिस वाली कंडीशन वाली वैसी स्किन दिख रही होगी। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अगली डिजीज़ है मैक्सोडीमा। मैक्सोडीमा क्या है? डेफिशिएंसी लेटर इन लाइफ। हमने पढ़ा है क्रेटिनिज्म क्या है कि बच्चा पैदा हुआ छोटी उम्र में इसकी डेफिशिएंसी है। मैक्सोडीमा क्या है? लेटर इन लाइफ डेफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ आयोडीन है। जो थायराइड हार्मोन्स हैं यहाँ पे हमने देखा है कि T3 T4 है, ये हमने यहाँ पर देखा था T3
और T4। तो मैंने बताया कि इसके अंदर 3 आयोडीन होंगे, इसके अंदर 4 आयोडीन होंगे। जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये हार्मोन्स बनाने में मसला होगा, क्योंकि आयोडीन इनके मैन्युफैक्चरिंग में अपना रोल परफॉर्म कर रहा है। तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? डिपोजिशन ऑफ फैट्स हो जाएगी। क्यों? देखें, इसका फंक्शन मैंने बताया बेसल मेटाबॉलिक रेट में क्या है कि ये ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज जब नहीं टूटेगा, जब ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो ग्लूकोज फैट्स में ज़्यादा एक्सेस ग्लूकोज फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जब फैट्स में कन्वर्ट होगा तो बंदा क्या हो जाएगा? ओवर वेट हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। तो पफिनेस ऑफ हैंड और स्किन, मतलब हाथ और स्किन जो है वो मोटे हो जाएंगे, जैसे स्वेलिंग होते हैं वैसे दिखेंगे, स्वेलिंग। उसके बाद एक टर्म है कि इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, आयोडीन डेफिशिएंसी से उसको क्वार्टर का नाम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि अगर थायराइड ग्लैंड लार्ज हो जाए और आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, इसको क्वार्टर का नाम दे रहे होते हैं। इसकी मैं आपको डायग्राम पिक्चर दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होता है, ठीक है। तो नेक वाले रीजन में, तो यहाँ देखें इसकी नेक, इनकी नेक कितनी जो है वो इनलार्ज हुई हुई है, तो ये क्वार्टर की वजह से। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो आपकी आवाज़ भी जा सकती है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो टाइम से करा लेना चाहिए। अगला हार्मोन जो है इसका थायराइड का वो कैल्सीटोनिन। इसका सिर्फ फंक्शन देखना है कि रिलीज़ तब होता है जब बॉडी में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो, ठीक है। जब कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा तो कैल्सीटोनिन को रिलीज़ करा दिया जाएगा ताकि कैल्शियम लेवल को ये कम कर दे। तो कैसे कम करेगा? ये यूजुअली ज़्यादातर जो है ब्लड कैल्शियम को डिपॉजिट कर देता है बोन्स में। आपको पता है बोन्स क्या है? स्टोर हाउस है मिनरल्स का। तो बोन में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। अगला ग्लैंड जो है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये इसकी लोकेशन सबसे पहले देखेंगे। ये पोस्टीरियर और लेटरल साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड होता है। लेटरल होता है दूर की तरफ और पोस्टीरियर का मतलब बैक साइड। तो ये थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, इसके ये लोब्स हैं और बीच में इस्थमस है। तो इसको पीछे से जब देखा थायरॉयड ग्लैंड को, ये इसका पोस्टीरियर व्यू है, तो यहाँ पर देखें हमें ये मिल रहा है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि 4 इन नंबर है, ठीक है। तो अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ऑपोजिट टू कैल्सीटोनिन। मतलब क्या है कि जब ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगा तो इसको रिलीज़ कराया जाएगा ताकि ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए, तो ये हाइपर कैल्सीमिया करा देता है, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है? कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो कैल्शियम लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, बॉडी में ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाइपर सिक्रेशन में क्या होगा कि कैल्शियम लेवल कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने कैल्शियम लेवल को बढ़ाना है और इसमें मस्कुलर टेटनिंग हो रही होती है। हमने टेटनिंग कंडीशन पढ़ी है। इसमें क्या होता है? मसल जो है वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस कर रहे होते हैं और आपके चाहे बगैर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब इसके बाद पेंक्रियास को हमने देखना है। पेंक्रियास में एक तरह के सेल्स होते हैं जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस कहते हैं, जो कि पेंक्रियाट का एंडोक्राइन काम करते हैं। पेंक्रियास में दोनों तरह के सेल्स होते हैं। अगर मैं पेंक्रियास की डायग्राम ड्रॉ करूँ, ऐसा होता है लीफ लाइक। इसमें कुछ पैचेस होते हैं जो कि एंडोक्राइन है, बाकी पूरा एक्सोक्राइन है। तो एक्सोक्राइन है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि ऐसी जो है वो अपनी डक्ट में अपनी सिक्रेशन को डालेगा। वो पेंक्रियाटिक जूस होता है जो कि पेंक्रियाटिक डक्ट में जाता है और वहाँ से ड्यूओडेनम में चला जाता है फॉर डाइजेशन, ठीक है। ये तो हो गया एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन है मतलब ब्लड में जाएगा, वो कुछ पैचेस होते हैं। जैसे एक पैच है, ये दूसरा पैच है, तीसरा पैच है। इनके अंदर पैचेस के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल्स और एक बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स रिलीज़ करते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन का फंक्शन क्या है, ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर, फिर हम देखते जाएंगे जो चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी बुक्स में। इंसुलिन का फंक्शन है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो अगर हमने खाना खाया, मील लिया, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़ाहिर है क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या बॉडी से रिलीज़ होगी भाई? इंसुलिन रिलीज़ होगी, जो कि ग्लूकोज लेवल को कम कर देगी। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, कैसे कम करेगी? तो ये ग्लूकोज को या तो लिवर में भेज देगी, लिवर में जाके बन जाएगा ग्लाइकोजन, स्टोरेज फॉर्म जो ग्लूकोज की है। या तो ग्लूकोज जा सकता है मसल्स में भी या तो बहुत ज़्यादा है तो फैट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली ग्लूकागॉन कैसे फंक्शन करेगा कि ग्लूकागॉन ऑपोजिट काम करेगा इंसुलिन के, इसीलिए इनको कहते हैं एंटागोनिस्टिक फंक्शन करते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। तो अगर बॉडी में हम खाना खा के बहुत टाइम हो गया, ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है जो कि ग्लाइकोजन को, जो कि स्टोरेज फॉर्म थी ग्लूकोज की, उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। अगर बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन भी ख़त्म हो चुका है और फिर फाइनली क्या होगा, फैट्स भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा ग्लूकोज में। तो ऐसे ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो सेल जो हैं, जो अल्फ़ा सेल्स हैं, वो कम इन नंबर होते हैं और ग्लूकागॉन को रिलीज़ करते हैं। बीटा सेल हैं, नंबर में ज़्यादा होते हैं और इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं। उसके बाद इंसुलिन का क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। उसके बाद कैसे कम करता है? ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कर देगा और क्या करेगा कि यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को बढ़ा देगा, ठीक है। कैसे? कि या तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कर देगा या इसको क्या करेगा, प्रोटीन्स और लिपिड्स में कन्वर्ट कर देगा ताकि ग्लूकोज को ठिकाने लगाएगा।
और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन को कम कर देगा। ये तो बना रहे हैं ना ग्लाइकोजन को, तो इसकी ब्रेक डाउन कम कर देगा। अगर इसकी हाइपोसिक्रीशन हो, मतलब क्या कि इंसुलिन का लेवल कम बन रहा है, जब इंसुलिन का लेवल कम हो बनेगा तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कम कन्वर्ट होगा, तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस का। ठीक है, अब डायबिटीज़ भी दो तरह की होती है, एक टाइप 1 जो होती है यूजुअली 18 साल से पहले, जिसको जेवलिन डायबिटीज़ भी कहते हैं, और इसमें इंसुलिन को हम देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, इंसुलिन बन नहीं रही होती बॉडी में। डायबिटीज़ टाइप 2 जो है, इसमें क्या होता है, ये 18 ईयर्स के बाद होती है, यूजुअली 40 प्लस एज में होती है। यूजुअली इसके जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं वो है ओबेसिटी, वेट ज़्यादा, एक्सरसाइज कम करना, स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग, ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। इसमें क्या होता है, इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा होता है बॉडी में, मगर इंसुलिन मिसाल के तौर पर ये एक लिवर का सेल है, इसने इस पे इंसुलिन ने इस पे ऐड करना है और इसको कहना है कि आप जो है वो ग्लूकोज को अंदर ले लो। अब ये जो रिसेप्टर है ये काम ना करे, कहे कि भाई मैं आज तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो इंसुलिन उन रिसेप्टर पे काम नहीं कर रहा होता, तो ये इसलिए इसको हम नाम देते हैं कि ये टाइप 2 है और जो रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन की बात नहीं मान रहे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहेगा। जब ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज किडनी में भी जाएगा और किडनी में भी यूरिन के ज़रिए भी जो है वो ग्लूकोज बाहर जाएगा। यूजुअली ग्लूकोज यूरिन में नहीं होता है, बट डायबिटीज़ में इतना ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो यूरिन में भी आने लग जाता है। तो जब ग्लूकोज यूरिन में आएगा तो ग्लूकोज अपने साथ पानी को खींच के लाएगा, तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, और जब पानी बहुत है तो यूरिन में निकल जाएगा, तो डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगी, और ये ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। और जो अब मसला ये है कि ग्लूकोज जो है वो यूज़ नहीं हो पा रहा, ब्लड में ज़्यादा है, टिश्यूज़ में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसको यूज़ नहीं हो पाता, तो हम एनर्जी के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम फैट्स को तोड़ते हैं, और फैट्स के ब्रेक डाउन में कुछ ऐसी टॉक्सिक मटेरियल्स भी निकलते हैं, जैसे कीटोन बॉडीज़ हैं, जो कि हमें हार्मफुल इफेक्ट भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब एक टाइम हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो गया। जब इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में तो ग्लूकोज को ठिकाने लगा देगा और ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी ग्लूकोज लेवल कम होने को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन ज़्यादा करा देता है, मतलब ग्लूकोज को ठिकाने लगा देता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल कर जाता है। दूसरा जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो अल्फा सेल से, उसका नाम है ग्लूकागॉन। ये एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन है, मतलब इंसुलिन के ऑपोजिट काम करेगा और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। इंसुलिन का ऑपोजिट काम करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, ये तो हो गया पेंक्रियाज की बात। अगला ग्लैंड देखते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, ये मैंने डायग्राम भी अटैच किया, देखें ये किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर होगा, एक किडनी दिखाई हुई है, तो ये ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। तो डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। तो अगर यहाँ देखें आप, ये इसका स्ट्रक्चर है एड्रिनल ग्लैंड का। ठीक है, ये बाहर क्या है इसका, ये अंदर वाला रीजन डार्क रीजन है, ये मेडुला, एड्रिनल मेडुला कहते हैं। तो बाहर वाला रीजन है क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एड्रिनल मेडुला के अलग हार्मोन से, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अलग हार्मोन से। तो ये मैं यहाँ पर टफ से दोबारा भी बना देता हूँ डायग्राम। ये अंदर वाला रीजन जो है एड्रिनल मेडुला है, ये बाहर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स है। तो पेयर ऑफ एड्रिनल है, मतलब हर किडनी के ऊपर होगा, टॉप ऑफ ईच किडनी, और दो पार्ट्स हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। ठीक है, अब एड्रिनल मेडुला के पहले हार्मोन देख लेते हैं। दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एड्रिनलिन जिसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रिनलिन जिसका दूसरा नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। अब ये काम करते हैं यूजुअली दोनों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, मतलब कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, ये वो प्रोड्यूस कराते हैं। एपिनेफ्रिन क्या करेगा, ये डायलेट कर देगा ब्लड वेसल को इन सर्टेन पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे स्केलेटल मसल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अगर आपके पीछे कुत्ता लग जाए तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आपने भागना है, तो आपके स्केलेटल मसल, आपको लेग्स के मसल को ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए ताकि आप ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें, ज़्यादा भाग सकें। तो वहाँ की ब्लड वेसल डायलेट होंगी तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई आपको मिलेगी और कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, तो अब ब्लड आपका हार्ट जो है ज़्यादा पंप कर सकेगा और आपके जो है वो लेग के मसल को मिल सकेगा। इसलिए कुछ रीजन की ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, जैसे स्केलेटल मसल। और जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड वेसल कुछ पार्ट्स की बॉडी में से, गट है। क्यों? अगर आपके पीछे कुत्ता लग गया है तो आपको भी डाइजेशन की नहीं पड़ी, आपको ये पड़ी मैं से बच कैसे जाऊँ, तो आपकी गट की ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ताकि जो ब्लड है जो है वो डाइवर्ट हो जाए जहाँ ज़्यादा ब्लड चाहिए। ठीक है, तो दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ही आपका हार्ट ज़्यादा पंप करेगा और ज़्यादा ब्लड जो है वो बॉडी में पंप हो सकेगा। और ये क्या करता है, रिलीज़ ग्लूकोज करता है फ्रॉम ग्लूकागॉन। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज रिलीज़ होगा वही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और रेनफोर्स करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, मतलब कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज हैं इनको बढ़ाता है। इन दोनों के बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, जो हमने ऊपर देखा है। उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स के हम हार्मोन्स को देखते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बाहर वाला रीजन था, ये वाला रीजन एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, मेलिनोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेंस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ये वर्ड ही बता रहा है,
अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि इसके जो हार्मोन्स हैं सारे स्टेरॉयड इन नेचर होते हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिको का मतलब है कॉर्टेक्स से रिलीज होने, कॉर्टेक्स और स्टेरॉइड इन नेचर है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है, नाम भी बता रहे हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, मिनरल की लॉस को बड़े से कम करेगा, इनको वन बाय वन देखेंगे अभी। एंड्रोजन का फंक्शन सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन है। तो 3 तरह के हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से ऑल टाइम रिलीज होंगे, बट ज़्यादा शॉक, स्ट्रेस और इन्फेक्शन में रिलीज होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इनके हार्मोन्स जो हैं वो यूजुअली एड्रिनल ग्लैंड के ज़्यादा रिलीज होते हैं। अब कॉर्टिकल हार्मोन्स कौन से हैं, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन से रिलीज हो रहे हैं? एक कॉर्टिसोल है, ठीक है, कॉर्टिसोल आ जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कैटेगरी में। ये क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, मगर कैसे बढ़ाएगा कि प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन है इसको तोड़ेगा अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड से बनवाएगा ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्यों? क्योंकि ग्लूकोज बना रहा है फ्रॉम न्यू सोर्स, तो अमाइनो एसिड न्यू सोर्स है, इसलिए न्यूजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब अगला है एल्डोस्टेरॉन। ये क्या करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, मिनरल की टेंशन कराता है बॉडी में। ये कंजर्व करता है सोडियम को, ये किडनीज को ऑर्डर देता है कि आप सोडियम को अब यूरिन में एक्सक्रीट नहीं करो, सोडियम को बॉडी में दोबारा रीअब्जॉर्ब करा दो। तो प्रिवेंट करता है किडनी लॉस, किडनी से सोडियम के लॉस को। ये एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन है। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉन है। कॉर्टिकोस्टेरॉन जो है ये दोनों दोनों काम करते हैं, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की तरह और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरह। मतलब क्या, ग्लूकोज को भी प्रोड्यूस कराएगा और मिनरल लॉस को उससे भी बचाएगा। ये 2 मेन हार्मोन आप याद रखें वैसे, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स की एब्नॉर्मलिटीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ में क्या होगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, वो तबाह हो जाएगा। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स से तबाह हो जाएगा तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स काम कर रहा था वो काम नहीं हो पाएंगे। क्या कि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ज़ाहिर है ग्लूकोज के लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। मसल वीकनेस होगी, ज़ाहिर है ग्लूकोज के लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा और जो है मसल वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा कि लॉस ऑफ सॉल्ट, एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं होगा और जो सोडियम है वो एक्सक्रीट आउट यूरिन में निकलता रहेगा, ठीक है। और जो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए, ठीक है, तो डेथ भी हो सकती है बंदे की एडिसन डिजीज़ की वजह से। उसके बाद कुशिंग डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसमें कॉर्टिसोल के लेवल जब बढ़ेंगे तो इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड बनाता है, अमाइनो एसिड से ग्लूकोज, तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी बढ़ जाएगा। जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो मसल मेनली प्रोटीन से बने हैं, ठीक है, तो मसल भी वीक होना शुरू हो जाएंगे, बोन भी वीक होना शुरू हो जाएंगी और ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज ही बढ़ा रहा है और इतना बढ़ सकता है जैसे डायबिटीज़ में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होता है। उसके बाद एक माइनर हार्मोन एंड्रोजन है जो मैंने ऊपर बताया था। ये मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करता है। तो सेकेंडरी कैरेक्टर्स मेल में जो है वो कंट्रोल करता है और स्मॉल क्वांटिटी में मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होता है, ठीक है, बाय एड्रिनल ग्लैंड। और ये जो मेल में क्या करता है, मेल में गुनैड से भी रिलीज़ होता है, ठीक है, बट फीमेल में ज़ाहिर है सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होगा स्मॉल क्वांटिटी में। अगर इसका ट्यूमर हो जाए, ठीक है, अगर इसका ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एंड्रोजन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा एंड्रोजन रिलीज़ होना शुरू होगा तो फीमेल में मैंने बताया रिलीज़ होता है, तो फीमेल में ये मेल वाले करैक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे, मेल करैक्टर्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे फीमेल में। तो ये जो है कुछ आपके ग्लैंड्स हो गए।